Hello everyone, hope you all are fine. आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिशनल अप्रोच. ठीक है, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने कैपिटल स्ट्रक्चर अप्रोचेस स्टार्ट की थी, जिसमें ऑलरेडी हम 3 अप्रोचेस को डिस्कस कर चुके हैं. दैट वर एनआई अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच, एनओआई अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एंड एमएम अप्रोच. आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रेडिशनल अप्रोच. ठीक है, हल्का से रिवाइज कर लेते हैं. उससे पहले फर्स्ट की थी हमने एनआई अप्रोच. एनआई अप्रोच क्या कहती है? एनआई अप्रोच ये कहती है कि जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है उसका इम्पैक्ट हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ फर्म पर पड़ता है. और ये कहती है कि जितना हम डेट को ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो रिड्यूस हो जाएगी, यानी हमारी वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट हमने की नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. जो एनआई अप्रोच, जो हमारी एनआई अप्रोच है उससे ऑपोजिट है, जो कहती है कि जो हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फर्म की वैल्यू पे. यानी कैपिटल स्ट्रक्चर जो डिसीजन है वो इररेलेवेंट है, वो रेलेवेंट नहीं है. बल्कि एनआई अप्रोच क्या कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो डिसीजन है वो हमारे रेलेवेंट हैं. ओके, थर्ड हमने करी एमएम अप्रोच, मॉडिग्लानी मिलर अप्रोच, जिसको हमने 2 पर्सपेक्टिव से स्टडी किया. फर्स्ट इज व्हेन टैक्स आर कंसीडर्ड एंड सेकंड वन इज व्हेन टैक्स आर नॉट कंसीडर्ड. अगर टैक्स को कंसीडर ना किया जाए तो एमएम अप्रोच जो है वो एनआई अप्रोच की तरह ही बोलती है. वो ये कहती है कि जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है वो इररेलेवेंट है, यानी उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर वैल्यू ऑफ फर्म पे. बट अगर टैक्सेस को कंसीडर किया जाए तो एमएम अप्रोच ये मानती है कि डेट को यूज़ करने से हम अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हैं और वैल्यू ऑफ फर्म को इंक्रीज़ कर सकते हैं. बिकॉज जो टैक्स है वो डिडक्टेबल एक्सपेंस है, तो हमें वहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा. क्लियर है? अब हम डिस्कस करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच. ट्रेडिशनल अप्रोच ये कहती है कि जब आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का यूज़ करोगे, ठीक है, जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर में इनिशियली डेट को शामिल करोगे तब आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस होगी. और अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस हो गई तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. क्लियर है? बट अगर एक पॉइंट के बाद, अब एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आप डेप्ट को यूज़ करोगे, यानी आप डेप्ट का जो अमाउंट है उसको इंक्रीज करते रहोगे, तो एक पॉइंट आएगा जब आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट हो जाएगी. मतलब अगर आप डेट का ज़्यादा यूज़ करोगे तो क्या होगा? आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट हो जाएगी, यानी आपकी वैल्यू ऑफ फर्म भी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट. ठीक है. और अगर आप डेट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो मतलब एक्सेसिव यूज़ करते हो तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी. और अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी यानी आपकी वैल्यू ऑफ फर्म डिक्रीज हो जाएगी. क्लियर है? तो ये कहती है कि जब इनिशियली आप डेट का यूज़ करोगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस होगी और वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होगी. और जैसे जैसे आप डेट का यूज़ ज़्यादा करने लग जाओगे, मतलब डेट का यूज़ बढ़ा दोगे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट हो जाएगी, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा.
और वैल्यू ऑफ फर्म भी, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट है तो वैल्यू ऑफ फर्म भी क्या हो जाएगी हमारी, कांस्टेंट। बट अगर थर्ड है, अगर आप डेट का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव में यूज़ कर लोगे तो यानी फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी और वैल्यू ऑफ फर्म डिक्रीज। देखो ना, कॉस्ट ऑफ, मैंने आपको बताया था ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ फर्म में नेगेटिव रिलेशन होता है, यानी अगर हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो जाएगी, रिड्यूस। अब ऐसा क्यों होता है, डेट का अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट क्यों होगी, बिकॉज डेट तो हमारा चीप सोर्स हो गया, बट डेट के इंक्रीज होने से फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से हमारी जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस इंक्रीज हो जाती हैं, यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो जाएगा। तो जो हमें बेनिफिट डेट से मिला है वो इक्विटी को कंपनसेट कर देगा। क्लियर है? अब इस अप्रोच ने ये भी माना कि अगर हम डेट का यूज़ करें तो हम अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हैं और वैल्यू ऑफ फर्म को इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी नेट इनकम अप्रोच का भी जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसको भी माना। और सेकेंडली उसने ये भी कहा कि अगर हम ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी, यानी इसने एनआई अप्रोच को भी, एनआई अप्रोच का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी कंसीडर किया। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मिडवे अप्रोच या फिर इंटरमीडिएट अप्रोच, बिकॉज इसमें हम दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं उनको ले रहे हैं, मतलब उनको कंसीडर कर रहे हैं, यानी इसके अंदर दोनों अप्रोचेस के फीचर्स हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मिडवे अप्रोच। ओके, क्लियर है? एक बार इसका डायग्राम समझते हैं हम। अब देखो ये अप्रोच क्या कहती है, यहाँ पे लेते हैं हम डिग्री ऑफ लीवरेज कि कितना हम डेट यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, और यहाँ पे कॉस्ट। ये कहती है एक पॉइंट तक आपने डेट का इंक्रीज़ किया, कॉस्ट ऑफ डेट, जब आपने डेट का जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ाया तो कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो कांस्टेंट रही और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी रही कांस्टेंट। ये है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी रही कांस्टेंट। तो इससे क्या हुआ, हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो रिड्यूस होगी, जो हमारा KO है, जो ओवरऑल कॉस्ट है वो रिड्यूस होगी, ठीक है। उसके बाद जब इस पॉइंट के बाद हमने डेट को इंक्रीज़ किया तो डेट तो कांस्टेंट रहा, बट हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज़ होगी, बिकॉज डेट का ज़्यादा यूज़ करने से जो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, अब डेट का ज़्यादा यूज़ करने से रिस्क बढ़ गया तो जो हमारे इक्विटी शेयर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई। तो अगर हम डेट का यूज़ ज़्यादा कर देते हैं फिर डेट इक्विटी की एक्सपेक्टेशंस इंक्रीज़ हो जाती हैं, यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारा क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो इस पॉइंट पे जो हमारा ओवरऑल कॉस्ट है वो कांस्टेंट हो जाती है, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, बिकॉज जो हमारा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स चीप है वो हमें कंपनसेट कर दिया कॉस्ट ऑफ इक्विटी में, बिकॉज कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज होगी। बट अगर इस लेवल के बाद आप डेट को इंक्रीज करते हो तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स भी होने लग जाती है इंक्रीज। क्लियर है? और साथ ही साथ अगर इतना डिबेंचर्स का यूज़ करोगे तो जो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी हो जाती है हमारी इंक्रीज़। सो ओवरऑल कॉस्ट भी होने लग जाती है इंक्रीज़। तो ये है हमारी 3 स्टेजेस, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में क्या है, जब आप फर्स्ट स्टेज में डिबेंचर्स का यूज़ इंक्रीज़ करोगे तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स तो रहेगा कांस्टेंट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी रहेगा कांस्टेंट। क्लियर है? तो जिसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट होगा रिड्यूस। मतलब अगर आप एक लेवल तक डेट का यूज़ बढ़ाओगे
तो कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होगी। बट जब इस लेवल के बाद आप डिबेंचर्स का अमाउंट बढ़ाओगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगी इंक्रीज, जिससे आपकी ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस नहीं होगी, वो हो जाएगी कांस्टेंट। ठीक है। और फिर जब इस लेवल के बाद आप डेट का यूज़ बढ़ाओगे तो उससे क्या होगा, डिबेंचर्स की कॉस्ट भी इंक्रीज होने लग जाएगी, बिकॉज ऑलरेडी इतने सारे डिबेंचर्स हैं। जब नए डिबेंचर्स आएंगे तो रिस्क ज़्यादा है ना उनके लिए भी, तो वो भी ज़्यादा डिमांड करेंगे। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो इंक्रीज़ होगा ही, बिकॉज फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज़ हो रहा है, और साथ ही साथ हमारी ओवरऑल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? सो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या करती है? ट्रेडिशनल अप्रोच कॉम्प्रोमाइजिंग व्यू पॉइंट देती है, यानी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री होती है, एनआई अप्रोच से भी और एनओआई अप्रोच से भी। एनआई अप्रोच कहती है कि आप डेट का यूज़ करो तो कॉस्ट ऑफ आपकी जो कैपिटल है वो रिड्यूस होगी। तो ये भी ये मानती है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट तक हम अगर डेट का यूज़ करें तो हम अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हैं। बट ये एनओआई अप्रोच से भी एग्री करती है। ये कहती है कि अगर हम डेट का यूज़ एक लेवल के बाद अगर बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो स्टेबल हो जाती है, यानी वो क्या रहती है, कांस्टेंट हो जाती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। क्लियर है? दैट मीन्स इसके अंदर दोनों अप्रोचेस के फीचर्स हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मिडवे अप्रोच। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया ये अब आपको कि 3 स्टेजेस हैं हमारे पास। ये है हमारी कॉस्ट ऑफ डेप्ट। ओवरऑल कॉस्ट पहले स्टेज में डिक्रीज होगी, सेकंड में कांस्टेंट रहेगी, फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करें तो वो पहले में कांस्टेंट रहेगी, सेकंड में इंक्रीज होगी, और थर्ड में नेक्स्ट लेवल तक इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है बच्चे? और जो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है वो सेकंड स्टेज है, मतलब जो बिजनेसेस हैं उनको यहाँ पे अपना कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब सेट करना चाहिए, मतलब डेप्ट का मीडियम यूज़ करना चाहिए। दैट मीन्स अगर हम डेट का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज उससे फाइनेंशियल रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है बच्चे? सो इसमें हमने 3 स्टेजेस देखी। फर्स्ट स्टेज, इन दिस स्टेज इंक्रीज इन फाइनेंशियल लीवरेज in the capital structure result in decrease in the overall cost of capital and increase in the value of firm। मतलब फर्स्ट स्टेज ये कहती है कि जब आप डेट का यूज़ करोगे तो उससे क्या होगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी रिड्यूस हो जाएगी और वैल्यू ऑफ फर्म आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस, वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज, बिकॉज हमने बात की कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट रहेगा, कॉस्ट ऑफ डेप्ट कांस्टेंट रहेगा, बट ओवरऑल कॉस्ट जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी। सेकेंड स्टेज, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, जब एक पर्टिकुलर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज तक पहुंच जाती है, तब अगर उसके बाद हम डेट को इंक्रीज करते हैं तो उसके बाद ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो हमारी कांस्टेंट हो जाती है, बिकॉज केडी तो कांस्टेंट रहता है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट कांस्टेंट रहती है, बट कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा हो गया। तो हमने पहले भी बात की थी, जितना रिस्क ज़्यादा उतनी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर्स की। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और वैल्यू ऑफ फर्म है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट। फिर हमने बात की थर्ड स्टेज, अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट के बहुत ही बाद फिर आप डेप्ट को और ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, और इस पॉइंट पे कॉस्ट ऑफ डेप्ट भी इंक्रीज हो जाती है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी, जिससे आपकी ओवरऑल कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। ओके, और फर्म्स को जो अपना कैपिटल स्ट्रक्चर है वो स्टेज 2 के अंदर सेट करना चाहिए। क्लियर है बच्चे? होप आपको ये क्लियर होगा। अब हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर अप्रोचेस हो गई कंप्लीट। सो कैपिटल स्ट्रक्चर अप्रोचेस में हमने 4 अप्रोचेस को स्टडी किया।
First was NI approach, second was NOI approach, third was MM approach, and fourth is ट्रेडिशनल अप्रोच. ओके, इन सभी अप्रोचेस ने हमें ये बताया कि कैपिटल स्ट्रक्चर का इम्पैक्ट पड़ता है वैल्यू ऑफ फर्म और कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे या नहीं. कुछ अप्रोचेस कहती हैं होता है, कुछ अप्रोचेस कहती हैं नहीं होता. फर्स्ट थी हमारी NI अप्रोच, जो ये कहती है कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर का इम्पैक्ट पड़ता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे और वैल्यू ऑफ फर्म पे, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, रेलेवेंट है. ठीक है. नेक्स्ट इज NOI अप्रोच, जो कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे और वैल्यू ऑफ फर्म पे. जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर जो मर्जी यूज़ कर लो, हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और वैल्यू ऑफ फर्म है वो क्या है, कांस्टेंट है. यानी ये कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन क्या है, इररेलेवेंट है. ठीक है. थर्ड हमने किया MM अप्रोच, जिसको हमने दो पर्सपेक्टिव से स्टडी किया. फर्स्ट इज व्हेन टैक्स आर कंसीडर्ड, व्हेन टैक्स आर नॉट कंसीडर्ड. नेक्स्ट वन, फर्स्ट थी जब टैक्स को कंसीडर किया जाए. अगर टैक्स को कंसीडर किया जाए तो MM ये मानता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन रेलेवेंट है और ये कहता है कि डेट को यूज़ करके आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो. बट दूसरा प्रोपोजिशन था जिसमें हम टैक्स को कंसीडर नहीं करते, उसमें MM अप्रोच का पॉइंट ऑफ व्यू है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन जो है वो इररेलेवेंट है. यानी जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता कॉस्ट ऑफ कैपिटल और हमारी वैल्यू ऑफ फर्म पे. जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और वैल्यू ऑफ फर्म है वो क्या है, कांस्टेंट है. लास्ट हमने किया ट्रेडिशनल अप्रोच, जो मिडवे अप्रोच है, जो बस मतलब आपकी दोनों अप्रोचेज है उनका कॉम्प्रोमाइज़ है एक तरह का, जो कहता है एक पर्टिकुलर पॉइंट तक अगर डेट को यूज़ किया जाए तो हम उससे अपनी ओवरऑल कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, यानी वैल्यू ऑफ फर्म को बढ़ा सकते हैं. क्योंकि कॉस्ट रिड्यूस होगी तो वैल्यू ऑफ फर्म ऑब्वियसली बढ़ गई. बट अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद अगर डेट का यूज़ और इंक्रीज़ किया जाए तो एक पॉइंट आएगा जब हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी. यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर कांस्टेंट तो हमारा जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो भी कांस्टेंट. और इसने कहा कि अगर हम डेट का बहुत एक्सेसिव यूज़ करेंगे, मतलब एक और पर्टिकुलर पॉइंट की और बढ़ा देंगे डेट का यूज़, तो एक पॉइंट आएगा जब डेट की जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी और इक्विटी की कॉस्ट भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे हमारी ओवरऑल कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी. मतलब एक टाइम तक कांस्टेंट रहेगी और फिर क्या होगी, इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है. होप आपको ये क्लियर होगा. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन. डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब and press the bell icon. Have a nice day.